काजी फाइज ईसा साहब का लगता है कि उनकी कोई बख्शिश नहीं होने वाली, क्योंकि उनके जो पहले एक फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टोक एक बेंच ने फैसला दे दिया कि पहला उन्होंने कहा कि रेफरेंस जो था वो बदनीयती पे मबनी था, इसलिए वो आउट है। नंबर 2 उन्होंने ये कहा जब दूसरी बार उसके आगे पेशरफ्त हुई कि एफबीआर को भी भेजना जो था वो गलत था, इसलिए वो केस टोटली बाहर फेंक दिया। उसके खिलाफ एक जो है एक पिटिशन दायर की गवर्नमेंट ने। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये एंटरटेन नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की एक कोर्ट का एग्जांपल लिया गया, क्यूरेटिव रिव्यू जिसे कहा जाता है, अल्लाह जाने क्या होता है कोई, और ये बहुत ही शाज़ व नादिर इस्तेमाल होता है। वो रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया और अब दोबारा पता नहीं 150 सफ़ों पे मबनी एक उस रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील, चेंबर की अपील दायर की गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि काजी फाइज ईसा साहब बेचारे जो हैं उन्होंने अब क्या, मतलब उनकी काफी हो गई है, काफी उनको आपने अदालतों में उनकी फैमिली को, अभी आई डोंट नो व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी कि किस हद तक वो ब्रेकिंग पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं एक जज और उसकी फैमिली को। बहरहाल मैं क्विकली आपसे स्टार्ट करता हूँ, सोलंकी साहब आप उस पर कमेंट दीजिए और फिर हम अंबर और खालिद साहब से बात करते हैं उस पर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये ज़ाहिर करता है कि वो जो माफ़ कीजिएगा, खुजली जो है, वो अभी भी बरकरार है। तो वो इसलिए जो है वो बार-बार जो है वो ख़ारिज करते हैं। जी। अब मैं दुआ करता हूँ कि इसका कोई हल निकल आए, खुजली का कोई मरहम, कोई दवाई, कोई फक्की, कोई कुछ जो है वो निकल आए। मेरे ख़्याल में ये इससे नुकसान ही होगा, मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क के इदारों का नुकसान होगा और सियासत का नुकसान तो ख़ैर होना ही होना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो होगा। और अंबर शम्सी साहिबा, मैं आपसे भी बात करूँगा क्योंकि आप इसमें बड़ी क्लोज़ली फ़ॉलो भी करती रही हैं सारी डेवलपमेंट्स। तो आप उस पे कमेंट कीजिए। देखिए, इस वक्त जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो जो हाइब्रिड रिजीम है, उनके लिए तो वो एक ऐसी हड्डी है जो निगल नहीं पा रहे, और उसका बुनियादी तो यही वजह है। अ, ये नजर आया है कि ये पहली बार ऐसे हुआ है कि जो शहजाद अकबर साहब का यूनिट है, जो बहुत खास किस्म का है, जिसका भी एआरई। मालूम नहीं हुआ कि उन्होंने क्या, एक कोई और ऐसा केस हुआ है कि एक निजी शिकायत के बलबूते पर किसी जज के खिलाफ इस किस्म का काम कार्रवाई आगे बढ़ी हो। ऐसा तो कोई, ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं है अभी तक आई, ना उनका कोई काम नजर आया। बार बार ये जो कोशिश करी, क्यूरेटिव रिव्यू है, किस चीज का इलाज है, ये इलाज वही है कि वो निकल नहीं पा रहे। और इसमें यह है कि हमने देखा कि अदलिया जितना ज्यादा डिवाइड हुआ इस पूरे प्रोसेस में, और अदलिया की जो अपनी साख है किस तरह से मुतासिर हुई इस पूरे प्रोसेस में, और जिस तरह से एक बहुत सारे कैंपेन जो चलाया गया कि एफबीआर के पास जो डॉक्यूमेंट था वो नहीं जाहिर किया गया, सारे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम से बहुत डिस्कस किया है, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करना चाह रही हूँ। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जो एक जाहिर है ये एक इंतकाम ही नजर आ रहा है, और इंतकाम जो है, वजह जो बनी थी वो फैजाबाद धरना केस था, और ये भी हमें मालूम है कि वो चीफ जस्टिस उनका बनना ये मुश्किल, वो करने तो देना नहीं है, तो कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई कोशिश होगी, अब ये जातियात पे उतर गया है। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखिए कि किस तरह से बार काउंसिल्स हैं, वो भी बहुत खड़ी हुई हैं, और वो भी शायद इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि सिर्फ जस्टिस काजी फायजीसा की बात नहीं है, शौकत सिद्दीकी की भी बात है कि उन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया था वो भी फिर आगे उस पर बात नहीं हुई, इंतजार किया जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि उनकी रिटायरमेंट हो जाए। तो जो कुछ ऐसे जजेस हैं जो शायद उनको आप इंडिपेंडेंट कह सकें, उनको किस तरह से उनकी आवाज उनकी इस निजाम से इनको निकालने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। इससे आपको ये भी नजर आता है कि प्रोजेक्ट जो इस वक्त है, जो हाइब्रिड रिजीम का है, वो फिलहाल इट्स कमिटेड टू व्हाट इट्स डूइंग। या वेरी वेल सेड अंबर, यही बात है। मुझे ये लगता है कि वो कोयले जब जल रहे थे देग के नीचे, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ठंडा पानी जो है ना, बर्फ की सिल डाल दी, बुझ गया। अब वो चाह रहे हैं कि ये बरकरार रहे, हल्के से दोबारा से जो है वो उसको वो ठंडे ना होने पाए, आग थोड़ी धीमी आंच पर ही पकता रहे पकवान। तो कोई कोई आग नहीं है, क्योंकि फरवरी 2 को
फरवरी 2, 2022 को चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं वो बदल जाएँगे और उनके बाद जो उनके सीनियर मोस्ट हैं वो रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर ये मामला गर्म रहेगा, हल्का-फुल्का ही रहेगा, तो फिर अगला साल भी मौजूद है इसको मज़ीद फ़ॉलो अप करने के लिए। स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल यही दिखाई देती है, क्योंकि अगर ये नाकामयाब हुआ, तो फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को कोई चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता 2023 सितंबर में। और 2023 साल है इलेक्शन का, 2023 साल है इंतकाले इक़्तिदार का, 2023 साल है कि जिसमें के सारे जो हैं बहुत सारे सीनियर यूँ समझिए अफ़सरान, वो उनकी रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, नई तकरीरियाँ, नई तैनातियाँ, सब कुछ मतवक्को है। अब एक ऐसा साल हो और उसमें इतने हाई स्टेक्स हों, तो ज़ाहिर-सी बात है अंबर उसको फिर छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। आप देखिए, आप भी अगर उनकी जगह हो, आप खुद पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, तो तो आपको खुद भी, और आपका एक हरीफ जो है वो सबसे आला ओहदे पर पहुँचने वाला हो, तो आप तो हर हरबा हीला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये चीज़ जो है, नंबर 1 अदलिया के लिए इंतहाई एक कड़ा इम्तिहान से वो गुज़री है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हद तक अपने आप को रिडीम किया, ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर फेंक कर रेफरेंस को। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, और इदारों पर इस तरह का जो बार है, जिसका कि अभी एक सेमिनार भी हुआ सिविल सोसाइटी, लॉयर्स और मीडिया पर्सन्स, अंबर वहाँ पे शायद आप भी मौजूद थीं, और मैंने आपकी तकरीर देखी, बड़ी जज़्बाती और जोशीली तकरीर आपने की। तो बात ये है कि ये एक ऐसी ज़रबेकारी है, जिससे पाकिस्तान के वो इदारे जो शहरियों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और जमहूरियत की बक़ा के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं, यानी कि अदलिया और मीडिया, उन दोनों के ऊपर ये वार जो हैं ये बंद होने चाहिए। और ये सिर्फ़ इनके जो है मीडिया और अदलिया की आज़ादी के नुकसान नहीं है, इसमें खुद रियासत के जो कलीदी इदारे हैं, अहम इदारे हैं, उनका भी नुकसान है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि दुनिया देख रही है। अब ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि इस ज़माने में जैसे अभी हमें एफएटीएफ में फांस दिया गया है, आज से 10-15 साल पहले तक जो था, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आए हुए थे। वो हम वी यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ गेट बाय विद थिंग्स, राइट? अब ये नहीं मुमकिन। अब वो एक-एक चीज़ मॉनिटर होती है, ग्लोबलाइज़्ड कम्युनिकेशन का दौर है। 1 मिनट में एक वाक़या होता है, वो 5 सेकंड में दुनिया में फैल जाता है। अब उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने के लिए यही है कि आपको पीछे हटकर खुद अपनी इमेज को और अपनी जो अप्रोच है उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। तो वक़्त हमारा ख़त्म बिल्कुल होने को, मैं आखिर में चाहूँगा शाहिद अफरीदी साहब को सियासत में आने की बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी जा रही है, दावतें मिल रही हैं। सोलंकी साहब, आप तो क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं। 1992 का वर्ल्ड कप के दौरान मैंने सुना है कि आप बड़ी जो है वो सीटियाँ बजा रहे थे और मिठाइयाँ तक़सीम कर रहे थे। अब लगता है कि आपने एक और जो है हमारा हीरो, उनको ये राशिद लतीफ़ और यूनुस खान जो हमारे साबिका बड़े मायानाज़ खिलाड़ी हैं, ये उनकी तरफ से मशवरा दिया गया है शाहिद अफरीदी को। तो सोलंकी साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख़्याल में ये इस तरह का एक एक गैर संजीदा खबर, जिसको वाइकेरियस न्यूज़ कहना चाहिए, जिसका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है, जिसका ताल्लुक उन खबरों से बिल्कुल नहीं है जो जिनका ताल्लुक लोगों की ज़िंदगियों से होना चाहिए। और मुझे हैरत है कि आप नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसको लाए हैं, तो मुझे आपकी संजीदगी जो है, उस पर अब शक होने लगा है। मैं इतना ही कहूँगा। देखिए, बात ये सोलंकी साहब कि आपको ये मालूम है कि आज से 20-25 साल पहले आप ही तरह के संजीदा तज्ज़िया निगार जो थे ना, वो ऐसी ही बातें करते थे आज के खान साहब के लिए। वो कहते थे, यार छोड़ो ना, कोई और बात करो, कोई इसका नहीं है चांस। बात ये है कि ये बूटा जो होता है, पहले इसको गमले में लगाया जाता है, उसके बाद उसमें पानी दिया जाता है, खाद का बंदोबस्त किया जाता है। मीडिया पर अंबर रहीम शम्सी जैसी टीवी एंकर्स जो हैं, उनको कहा जाता है कि भई बुलाओ, हर शाम को बुलाकर वहाँ पे उनके उनके जो ख़्यालात हैं, उनको पेश करो। तो अंबर, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? विल ही सक्सीड? देखिए अब आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं रज़ा? मैं जो इस पे आपके क्या दिल बात में है वो करूँ? कहे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। चले, चले, मैं कहती हूँ सियासत में आएँ, बिल्कुल आएँ।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्ल्ड कप ऐसा जीता है शाहिद आफरीदी ने जिसकी वजह से वो उस ओहदे तक पहुंचे जिस पर इमरान खान साहब बैठे। जी हाँ, वो शायद शायद मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये बात तो ज़रूर है कि देखिए, आप ये हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बात करते रहे हैं, वैसे भी आपस में जब हम बात करते हैं तो ये हमारी गुफ्तगू चलती रहती है कि इस वक़्त जो प्लान बी तो है, मुतबादिल नहीं है। खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरा मेरा कोई मुतबादिल नहीं है उनके पास। और वो जो हैं वो भी फँसे हुए हैं क्योंकि शहबाज़ शरीफ को वो लाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। देना-दुना उन्होंने कुछ नहीं है शहबाज़ शरीफ को, ऐसे ही ये फ़िक्शन बना रखी है। उनको भी ज़रूरत है, तो बात ये कि आप इसको रूल आउट ना कीजिए। दुनिया में इसी तरह के छोटे-छोटे वाक़यात जो हैं वो बड़े-बड़े होते हुए कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ शाहिद आफरीदी साहब ने एक एनजीओ बनाई हुई है, उनको वहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए। उनको कराची में वो जो खिदमत-ए-खल्क के प्रोग्राम है वो करना चाहिए, क्रिकेट की कोचिंग अकेडमी बनाना चाहिए, उनको पीसीबी का चेयरमैन बना देना चाहिए। मैं उनको सारी जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये इससे क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्समैन को सियासत से बाज़ ही रखें, तो प्लीज़ आप मेहरबानी होगी, माई-बाप को हाथ जोड़ लेकिन के कहते हैं। लेकिन रजा क्या मैं क्या भी हाथ क्या मानता हूँ। शाहिद आफरीदी ज्यादा हैंडसम है? ये तो देखिए इसका ये तो वो ब्यूटी लाइज़ इन द जो आइज़ ऑफ द हैंडसम है बिहोल्डर। उनको आप किसी अपने ड्रामे में कास्ट कर लें, कोई जानते हैं। मुझे मुझे कह रहे हैं मेरे मेरे वो टीम मेंबर्स कह रहे हैं कि आप ये हम्म, क्रिकेट वाली मत सजेशंस दें, उसको उसके पास नहीं है इतनी एक्सपर्टीज। और भाई यहीं पे खुश कर दें, अगर अगर पीसीबी का चेयरमैन बना दिया होता हमने किसी को, तो आज ये मसला ना होता। बहरहाल इसी के साथ नाजरीन आज का हमारा वक्त खत्म हुआ। अंबर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, हम्म, सोलंकी साहब थैंक यू। और खुरम और खालिद हमीद फारूकी जो अब जा चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।